हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये सेकंड वीडियो है ब्लैक फंगस सीरीज का एंड लास्ट टाइम हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि ब्लैक फंगस क्या होता है, किस तरह स्प्रेड करता है और हमारे अराउंड कौन से सोर्सेज हैं और क्यों इंडिया में ये इतनी जल्दी फैल रहा है। आज मैं बात करूंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन जो ब्लैक फंगस कॉज करता है, क्या सिम्टम्स हैं और हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। तो सबसे पहले ब्लैक फंगस यूजुअली 6 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज नोज, आईज एंड ब्रेन, जिसे हम ROCM कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसको अफेक्ट करता है। सेकेंड, लंग्स को अफेक्ट करता है यानी पल्मनरी। थर्ड, क्यूटेनियस यानी स्किन को अफेक्ट करता है। फोर्थ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी स्टमक को अफेक्ट करता है। फिफ्थ, हमारा स्पोराडिक हो सकता है यानी कहीं पर भी वो स्प्रेड हो सकता है। अब सबसे कॉमन जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन आजकल देखे गए हैं वो है जो नोज, आईज और ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं, साइनोसाइटिस जैसे फेशियल पेन होना, आईज में पेन होना, हेडेक, डिजीनेस, नमनेस होना, फीवर, और कई बार 50% केसेस में तो फीवर भी नहीं देखा गया है, लॉस ऑफ विजन। ये सब मीडियम स्टार्टिंग से एडवांस फीचर्स मैंने आपको सिम्टम्स जो है बताए हैं। किसी को भी अगर हिस्ट्री ऑफ कोविड है, चाहे 1 साल पहले भी कोविड हुआ था, अगर आपको कोई भी छोटे से छोटा सिम्टम, आपके मुंह में, पैलेट में कहीं पर भी हल्का सा भी ब्लैक निशान विजिबल होना, ये खतरे की घंटी है। इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इमीडिएटली उसे जाके दिखाइए, इसे बिल्कुल इग्नोर मत करिए। कुछ हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी ब्लैक फंगस इन्फेक्शंस आजकल देखे गए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है एंड स्पेशली कोई भी एरिया ऑफ ब्लैकनिंग आपके मुंह के अंदर, पैलेट में, चीक्स पे कहीं पर भी है, प्लीज उसको इमीडिएटली कंसिडरेशन में लेके अपने डॉक्टर के पास जाइए। म्यूकोरमाइकोसिस जितनी जल्दी, ब्लैक फंगस जितनी जल्दी हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं, उतनी ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट हम देने में केपेबल हो सकते हैं और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब डॉक्टर के पास आप जब जाएंगे, वो आपका ब्लड टेस्ट कराएंगे, कुछ MRI और बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। इसमें प्लीज अपने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि सिर्फ देखने से ही कई बार चीज़ों का पता नहीं चलता, कुछ एडवांस इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत होती है, स्पेशली इतने एक्सटेंसिव इन्फेक्शंस में। सो प्लीज कोऑपरेट विद योर डॉक्टर। नाउ व्हाट इज दैट यू कैन डू टू प्रिवेंट। सो सबसे पहले सोर्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सोर्स फंगस का क्या हो सकता है। अपने अराउंड देखिए कि कोई इस तरह का सोर्स आपके घर में तो नहीं है। इवन जो हम इंडोर प्लांटर्स रखते हैं उसमें भी फंगल ग्रोथ होती है, तो मेक श्योर कि आप उनको थोड़ा दिन के लिए वहाँ से हटा दें। ऑल्सो मेक श्योर कि उनको प्रॉपर सनलाइट में रखें ताकि वो ड्राइंग साइकिल में जा सके। सेकेंडली, अगर ऐसा है तो मेक श्योर कि आप अपने घर को UV सैनिटाइज करें। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मास्क। आजकल मास्क तो हम हमेशा ही पहने रखते हैं और आगे आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वी हैव टू कीप ऑन वेयरिंग देम। सो मेंटेनिंग मास्क हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज मास्क हाइजीन? सो सबसे पहले बेसिकली हम 2 तरह के मास्क यूज कर रहे हैं, एक तो N95 और एक क्लॉथ मास्क। नाउ इफ यू आर यूजिंग N95, अगर आप N95 यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो 2 से 3 दिन में उसको आप डिस्पोज कर दें। N95 मास्क खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी इंश्योर कर लीजिए, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन फॉर दीज मास्क द क्वालिटी इज समवेयर कॉम्प्रोमाइज। तो मेक श्योर कि अगर आप वो मास्क खरीद रहे हैं जिसके लिए वो पर्पस सॉल्व करे, तो एटलीस्ट क्वालिटी उस मास्क की अच्छी होनी चाहिए। 2 से 3 दिन से ज्यादा आपको मास्क N95 नहीं पहनना चाहिए। यू मस्ट dispose it, get a new N95 and start using it. If you are the one who is using a cloth mask, make sure कि आप उसको रोज अच्छे से क्लीन करें
और क्लीन करने के बाद ये नहीं कि आपने उसको बाथरूम में ही टांग दिया जहाँ की सबसे ज़्यादा फंगल ग्रोथ का एनवायरनमेंट होता है, उसको खुली हवा में धूप में टांगिए ताकि उसके ऊपर जो ग्रोथ है वो कम हो जाए और वो प्रॉपरली पहनने लायक रहे। अगर आप डबल मास्क पहन रहे हैं तो मेक श्योर कि अंदर और बाहर वो प्रॉपरली क्लीन हो। थर्डली, दोनों तरह के मास्क पहनने के टाइम मेक श्योर कि आप उसको बार बार टच ना करें। मैंने बहुत बार देखा है लोग क्या कर रहे हैं कि मास्क पहना, अगर किसी से कहीं पर आप बाहर भी हैं तो थोड़ी देर बाद उसको नीचे कर लिया, फिर ऊपर कर लिया, फिर नीचे कर लिया, फिर ऊपर कर लिया। ये कंटैमिनेशन का सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारे हाथ में जो भी जर्म्स है वो इमीडिएटली मास्क के साथ जाके हमारे अंदर जा सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप मास्क हाइजीन को प्रॉपरली इंश्योर करें, प्रॉपरली फॉलो करें। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेना इज नॉट अ गुड थिंग। एंटीबायोटिक्स इज अ मेडिसिन। मेडिसिन का यूज बेस्ट तभी होता है जब आपको प्रॉब्लम हो। जब आप इनएडवर्टेंटली यानी कि बार बार बेवजह अपने हिसाब से एंटीबायोटिक्स लेते हैं, अपने हिसाब से उसके दिन का कोर्स ड्यूरेशन वगैरह डिसाइड करते हैं, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं तो हमारा जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है वो सप्रेस हो जाता है, और बैक्टीरियल फ्लोरा बहुत ज़रूरी है हमारी गट हेल्थ और हमारी इम्यून हेल्थ के लिए। सो मेक श्योर कि आप unnecessary antibiotics ना ले रहे हो। एंड द सेम गोज विद स्टेरॉइड्स कि आप unnecessary steroids भी ना ले रहे। नेक्स्ट इज डायबिटीज। डायबिटीज में क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक फंगस स्प्रेड हो रहा है, मेक श्योर कि आपको कोई आप एक अनकंट्रोल्ड डायबिटिक ना हो। बहुत सारे लोग इसी वजह से टेस्ट नहीं कराते कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो हेल्दी फील कर रही हूँ, हेल्दी हूँ, लेकिन कई बार ब्लड में कुछ और ही पिक्चर पता चलती है। तो मेक श्योर कि आप अपना एटलीस्ट HB1AC 3 मंथ्स बाद रिपीट कराएं, ताकि आपको अपने हेल्थ के बारे में पूरी नॉलेज हो एंड उसके हिसाब से आप आगे जाके डिसीजन ले सकें। सो डायबिटीज़ में क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर एक अनडिटेक्टेड डायबिटिक है तो आप अपना डायग्नोसिस और उस हिसाब से अपनी मेडिकेशन अपने डॉक्टर की एडवाइस पे लें। द अदर थिंग इज द ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके हाइजीन पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया गया है। बहुत जगह हमने ऐसा देखा है कि सेम सिलेंडर्स को विदाउट गोइंग थ्रू अ प्रॉपर स्टरलाइजेशन साइकिल उनको रीफिल करके पब्लिक में दिया जा रहा है। तो एज अ यूज़र जब आप ये लेते हैं, ऑब्वियसली आपको ये सब पता नहीं होता, पर मेक श्योर कि आप एक रिलायबल सोर्स से लें। एंड आई थिंक यहाँ पर गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इन चीज़ों को इंश्योर करे कि पब्लिक को स्टेरिलाइज्ड प्रॉपर पैक्ड ऑक्सीजन अवेलेबल हो रही है। द अदर थिंग इज द स्टीम इनहेलेशन। कोविड के टाइम पे हमने सब ने बहुत स्टीम इनहेलेशन करी है, लेकिन एक डाउन साइड स्टीम इनहेलेशन का ये सामने आ रहा है कि जिस वेपराइजर से हम स्टीम करते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी फंगल ग्रोथ हो सकती है, और जब वाटर एक ड्रॉपलेट की फॉर्म में होता है तो वो फंगस जो स्पोर है वो हमारे नोज की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन जब हम उसको स्टीम फॉर्म में लेते हैं तो फंगल स्पोर्स हमारे नोज में इजीली पेनिट्रेट हो सकते हैं। तो अगर आप अननेसेसरी स्टीम्स कर रहे हैं, आई वुड एडवाइज कि उसको आप थोड़ा रोक दीजिए एंड प्लीज़ टेक योर डॉक्टर्स एडवाइस कि स्टीम अब ज़रूरी भी है या आप सिर्फ गागल से ही मैनेज कर सकते हैं। सो दीज आर स्मॉल पॉइंटर्स, स्मॉल टिप्स जिससे कि हम अपने आप के अराउंड ब्लैक फंगस को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर कोई भी छोटे से छोटा सिम्टम आपको डेवलप हो रहा है उसमें प्लीज अपने आप को रोकिए नहीं। मेक श्योर दैट यू गो एंड सी योर डॉक्टर इमीडिएटली, बिकॉज इमीडिएटली अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लैक फंगस का प्रोग्नोसिस आउटकम बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंटेंट ऑफ दीज वीडियोज इज नॉट टू स्केयर यू,
ये आपको डराने के लिए वीडियोस नहीं बनाए गए हैं कि मैं आपको इतनी डिटेल में हर चीज़ बता रही हूँ. The whole point is to create awareness, because awareness will create the right action. So I hope that these videos are useful and you will not get scared when you listen about black fungus. बल्कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, और कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ लेट मी नो. थैंक यू सो मच.